तो गाइस जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लर्निंग प्लस चैनल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस से देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की थी। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। उसके बाद एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, बोस का। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या का। मतलब जैसे कोई अगर एटम का अगर फोटो बनाते हैं, मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है कि 3 है कि 4 है, तो इसके नंबर पर डिपेंड करेगा। साथ में ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितना गेन कर सकता है, प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा, तो टोटली इस पर डिपेंड करेगा। ये क्या होगा, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है या इसके आसपास न्यूक्लियस के जो भी है। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी भी एलिमेंट का अगर लिखते हैं, उससे मोस्ट ऑफ द थिंग हमको पता चल सकता है उस एटम के बारे में, क्या है उसका गुण, क्या है, कैसे वर्क करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी। टोटल एनर्जी जो होगा किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो टोटली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु भार का आंतरिक मानक है। ठीक है ना, परमाणु भार, किसी परमाणु का अगर भार हमको मेजर करना है, उसका वेट कितना होगा, तो उसका इंटरनेशनल मेजरमेंट कैसे करते हैं? C12, ठीक है ना, सिस्टम उसके द्वारा करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। ठीक है ना, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या, किसी भी एटम का अगर उसका द्रव्यमान संख्या जो होगा ना, उसके परमाणु संख्या, ठीक है ना, परमाणु संख्या अब प्लस उसमें न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करेंगे तभी होगा। तब परमाणु संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, दोनों की संख्या इक्वल होगी। ठीक है ना, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या तो प्रोटॉन ले लेंगे। मोस्टली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करते हैं तो उसी से हमारा क्या निकलता है? न्यूक्लियस का द्रव्यमान निकलता है। ठीक है ना। और न्यूक्लियस में जो कहने का जो मेन सेंटर का जो वेट होगा वो टोटल के कंपेयर में पूरे एटम के तुलना में ये कम ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, अस्थाई नाभिक। अस्थाई नाभिक में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग समान होते हैं। जो जैसे कि इसमें मान लेते हैं कोई एटम का ये न्यूक्लियस है, इसी को नाभिक बोलेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन सॉरी इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है। ठीक है ना, तो इसकी संख्या लगभग क्या होगा, समान होगा, तो वो स्टेबल होगा। अगर कमी होगा, ये कम होगा या ज्यादा होगा तो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट देते हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। हाइजेनबर्ग। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से? अल्फा कण के द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या की। ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर मेन उस पर डिपेंड करेगा। वही परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि सोडियम लिखते हैं 11 या 22 अगर लिख रहे हैं, तो 11 जो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या है। और ये 22 क्या हो जाएगा, इसमें इसका वेट है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो 22 माइनस 11 करेंगे तो फिर भी 11 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या उसी तरह निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मेसोन की खोज करता, युकावा ने मेसोन का खोज किया था। ठीक है ना। इसके बाद रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तय करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2882 इसमें लिखा हुआ है। कैसे होगा देख लेते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं किसी एटम को अगर फिल करते हैं, जैसे लिखा होता है, इसमें पहला नाभिक, पहला जो सेल है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 18 होगा। ठीक है ना। कहने का अर्थ है, इसमें इसका फॉर्मूला होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n²। ये फर्स्ट सेल है, n की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 करेंगे। इस सेकंड नंबर सेल है, यहाँ n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका थर्ड नंबर सेल है, n की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 में 2 से मल्टीप्लाई 18। उसी तरह अगला हो जाएगा 32, इस तरह होता है। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, मान लेते हैं mg का हम देख लेते हैं। mg12 है, इसको लिख देते हैं, पहले 2 होगा, पहला फुल फिल कर देंगे। इसके बाद मेरे पास बचा हुआ कितना भी 10 बचा हुआ है, तो सेकंड में हम 8 ही रख सकते हैं।
उससे ज़्यादा स्पेस नहीं है तो फिर रिमेनिंग 2 है तो आउटर में हो जाएगा, ठीक है ना। इसी हिसाब से अगर देख लेते हैं कैल्शियम 20 के अगर हम लिख रहे हैं तो 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, उसके बाद 10 तो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, हमारे पास 8 और फिर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18 18 32 करके फिल करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए, धातु तत्व के लिए आउटर कक्षा में सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन जो फील होगा वो कितना होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए या होना चाहिए 2 होना चाहिए। कहने का अर्थ है पॉजिटिव चार्ज होने के लिए 1 2 3 और 4 तक हो सकते हैं, 4 से एबव जब होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा तो अधातु होने लगेंगे, ठीक है ना। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वही धातु होगा, जिस पर निगेटिव चार्ज होगा वो अधातु होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वर्ण पत्र गोल्ड फाइल से किसके परिकिरणन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, तो अल्फा कण के द्वारा। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्र, ठीक है ना। दोनों पर माइनस चार्ज जब होगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का अपोज करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है टोटल इसमें जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक ही होगा दोनों का, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना, ऑलरेडी देखिए 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18, तो सेकंड नंबर में 8 होगा तो 8 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, परमाणु भार से हम परमाणु संख्या को माइनस कर लेते हैं, 12 माइनस 6 कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 6। परमाणुक संख्या Z है, यानी परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A है, तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, जो परमाणु संख्या वही तो Z ही हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूरेनियम 92 और 235, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे यूरेनियम 92 और 235, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 92, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 92। वही अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमको निकालना होगा 232 से अगर 92 को हम जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वही मेरे पास हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ प्रोटॉन 92 हो जाएगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बताना है, तो 11 परमाणु संख्या है तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 11 प्रोटॉन हो जाएगा, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। उसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या करेंगे, परमाणु भार जो दिया हुआ है 23 में से 11 में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरेनियम 92 टू 38 में प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, परमाणु भार से इलेक्ट्रॉन की संख्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, 238 से 92 सब्सट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा 146 हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ठीक है ना। कहने का अर्थ है अगर C6 12 है, C6 अगर 14 है तो परमाणु भार इसका अलग अलग दोनों का होगा, ठीक है ना। इसी को समस्थानिक संभारिक जो कंसेप्ट में इसको जानते हैं थोड़ा सा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 टू द पावर -10 मीटर, इसी को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे, 18 ही होंगे। अगर न्यूट्रॉन फाइंड करना होता तो 35 से 18 सब्सट्रैक्ट कर लेते तो न्यूट्रॉन निकल जाता। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे तत्व की द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर लेते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऋणावेशित परमाणु, मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज हो, जैसे क्लोरीन है उसका -1 चार्ज है, में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, जब माइनस चार्ज है इस मतलब इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। कहने का अर्थ उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, सीधी चले गए, ठीक है ना, मैक्सिमम, ठीक है ना, डाइवर्ट कम हुए। उसके बाद तत्वों की प्रकृति को जो ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, ठीक है, 2, 8, इस तरह लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं उससे मालूम कर सकते हैं धातु है प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, बहुत सारा उसमें डिटेल हम कर सकते हैं, ठीक है। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती, नाभिक के निर्माण में परमाणु संख्या
सहायता नहीं करती। परमाणु संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बाहर ही रहता है नाभिक में, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की, ठीक है ना। उसके बाद हेनरी बैकुलर ने। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, तीनों को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। अल्फा और बीटा कण की खोज रदरफोर्ड ने की थी और गामा के भी रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा तीनों का खोज रदरफोर्ड ने किया था और सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता के बारे में हेनरी बैकुलर ने बताया था, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज होता है हीलियम+2, ठीक है ना। उसके बाद बीटा कण और गामा कण दोनों ऋण आयोजित है, माइनस चार्ज वाला। अल्फा कण प्लस वाला है, बीटा और गामा हो जाएगा माइनस। गामा किरणें क्या होती है, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, ठीक है ना। गामा किरण हाईली एनर्जेटिक होता है, ठीक है ना वेव। इसके बाद देखते हैं नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अन्वेषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन का छड़ या कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि परमाणु रिएक्टर में जो होता है, उसमें जो परमाणु रिएक्टर में जैसे कि मान लेते हैं उसमें यूरेनियम को जो उपयोग किया जाता है, तो उसमें पतला पतला छड़ लगा दिया जाता है कैडमियम का, ठीक है ना। कैडमियम हो या बोरॉन हो, उसमें एक बार में 3 न्यूट्रॉन्स उसमें ब्रेक होते हैं। अगर वो 3 से हो जाएगा 9, फिर 9 से 27, तो ये अगर इसको स्टॉप नहीं किया जाए, अगर 3 से 2 को स्टॉप नहीं करेंगे तो फिर अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जब 3 न्यूट्रॉन जब बनते हैं उसमें से 2 को कंट्रोल कर लेते हैं, वो फिर 1 होता है, 1 फिर 1 से 3 बनेंगे, 3 में से 2 को कंट्रोल कर लेंगे, फिर 1 होगा, 1 से फिर 2 को कंट्रोल कर लेंगे, फिर इसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। इसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन होगा, इसी को चेन रिएक्शन भी करेंगे, ठीक है ना। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द फर्दर वीडियोस।